Good evening all. Good evening all. I am Sonali, your EVS teacher. So आशा है आप सभी जुड़ गए होंगे मेरे साथ, और जो जुड़ते जा रहे हैं उनको थम्स अप करना है, थम्स अप शो करते जाएंगे। हमारा एनिमल टॉपिक चल रहा है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको प्लीज़ आप लोग मिस मत करिए और टाइमली ज्वाइन हो जाइए, ताकि आप लोग पूरा सेशन अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिलती जाएगी। सो अगर आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज़ एक थम्स अप शो कर देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा यस कि आप, हाँ विजय जी का तो आ गया यस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, और जैसे जैसे मेंबर्स हमारे जुड़ते जाएंगे तो वो हमको थम्स अप शो करते रहेंगे, ताकि हमें पता रहे कि हाँ आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि आपका मैसेज मुझे थोड़ा लेट मिलता है, जिससे कि मुझे रिप्लाई भी मैं नहीं दे पाती जल्दी, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा प्लीज़। तो फिलअप फॉर्म के साथ आप जब से जुड़े हैं तब से आपने देखा है कि गवर्नमेंट जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है, बहुत सारे आपके फॉर्म निकलते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जो आपको फिलअप फॉर्म के अगर आप वेबसाइट पे आते हैं तो आपको ये सारा मिल जाता है कि कहाँ कौन सी जॉब अभी अपॉर्चुनिटी है, तो आप उस हिसाब से अपने एजुकेशनल बेस के हिसाब से जॉब्स ज्वाइन कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको ये तो पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ ये जॉब हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि बेसिक कंप्यूटर कोर्सेज, वेब डेवलपमेंट और हैकिंग, ये कंप्यूटर क्लासेस जो हैं दैट इज़ फ्री ऑनलाइन क्लासेस, ये आपको फ्री ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि आपको कंप्यूटर क्लास में हमेशा आपको एवरीडे यही बोलती हूँ कि कंप्यूटर क्लास आपको ज्वाइन करनी ही चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप, मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई काम बचा नहीं है जो ना हो सके। कंप्यूटर का जिनको भी नॉलेज है वो हमेशा आप देखिएगा कि बहुत प्रोग्रेस करते हैं जल्दी। तो कंप्यूटर का नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, और सबसे अच्छी बात यह है कि फिलअप फॉर्म में ये मौका इसलिए आपके लिए अच्छा है क्योंकि ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपका कोई भी इसमें पैसे खर्च नहीं होने हैं, आपको किसी तरह का कोई भी डोनेशन फीस कुछ भी नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन करिए। और फॉर्म जो आपको जो भी कोर्स करना है वह यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल है, जिससे कि आपको आगे कोई भी जॉब में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, और आपको एक इजी बेस तैयार हो जाएगा, और बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पे आप लोग को ये कोर्स कराएंगे जो कि वेल एजुकेटेड हैं, खुद उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आगे आपको बहुत इसमें मौके मिलेंगे अगर आपने कंप्यूटर सीख लिया तो इस मौके को आप मत गंवाइए, और कंप्यूटर कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए जल्द से जल्द आप अप्लाई करिए कि यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकें। एटलीस्ट आपको ये कम से कम जो फिलअप फॉर्म है इसको सब्सक्राइब तो कर ही देना चाहिए, और इनकी वेबसाइट में आप जा करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी दिखाई देंगी। यहाँ हमें पीजीटी और टीजीटी की क्लासेस मिलती हैं, ये भी मैं आपको एवरीडे बताती हूँ, ताकि आप अपने और भी फ्रेंड्स को बता सकें जिनको भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनको आप बताइए कि ये क्लासेस वो ज्वाइन करें, जिससे कि उनको प्रॉफिट मिले कि भाई हाँ हमको ये कोर्सेज मिल रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, और कितनी अच्छी टाइमिंग है, आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो 8 o'clock में मॉर्निंग से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, और रात को 10 बजे तक, नाइट 10 o'clock ये चलती है क्लासेस। तो इसमें जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मॉर्निंग में 8 o'clock करंट जीके की क्लास मिलती है, 9 o'clock एसएसटी की क्लास मिलती है, 10 in the morning मैथ्स की क्लास मिलती है, 12 दोपहर के वक्त आपको जीके की क्लास मिलती है। देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, 8 मॉर्निंग जो 8 का टाइम है वो करंट जीके का है, और 12 जो है वो सिर्फ जीके का। इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों क्लासेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देन 1 बजे आपकी जनरल इंग्लिश की क्लास भी है और संस्कृत की क्लास भी उसी समय है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एक को लाइव और एक का वीडियो आप देख सकते हैं, ये तो बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। देन 3 o'clock आपकी सीटीपी की क्लास होती है, 4 o'clock रीजनिंग की, 5 o'clock होम साइंस, और 6 o'clock एनवायरनमेंट की क्लास आपको मैं दे रही हूँ, ठीक है।
7 o'clock कंप्यूटर की क्लास होती है और 10 o'clock आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो इस तरह से ये फुल कोर्स जो है आपकी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे और जो कोर्सेज हैं इसका आपको फुल बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 20 से ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस करेंगे। रेगुलर आप ज्वाइन करिए, बर्डन भी आपके ऊपर नहीं आएगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि हम टुकड़ों में आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अरे एग्ज़ाम के पहले कर लेंगे, क्या बात है, अभी तो बहुत समय है, तो जब हड़बड़ी में काम करेंगे तो वो काम कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो आपको काम क्या है, पहले से एक प्लानिंग करके चलनी होगी। जब आप प्लानिंग के साथ कोई काम करते हैं तो वो काम डेफिनेटली अच्छा होता ही है। आगे हम देखेंगे कि हमारी न्यू सीटेट की बैच भी रेडी है। 9 o'clock SST, ये भी मॉर्निंग से स्टार्ट है। 9 o'clock मॉर्निंग SST की क्लास है। 10 o'clock मैथ्स की क्लास है। 1 o'clock जनरल इंग्लिश की, देन 1 o'clock ही आपकी संस्कृत, ये सेम टाइम पे आपकी दोनों क्लासेस हैं। 3 o'clock CTP की क्लास है। 4 o'clock रीजनिंग की, 6 एनवायरनमेंट, 7 कंप्यूटर एंड 10 हिंदी की क्लास आपकी है। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि हम कहाँ कांटेक्ट करूँ, तो कांटेक्ट नंबर भी आपको नीचे शो कर रहा है 8209837844। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये भी हमारा बैच जो है स्टार्ट हो गया 15 अगस्त से शुरू हो चुका है ये बैच, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को आई थिंक क्लियर हो चुका है। ये रोज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप खुद भी ध्यान रखें, और अगर आपके कोई फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई भी अगर है नया मेंबर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो उसको ज़रूर जोड़ें, ताकि उसको इस कोर्स का पूरा बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो हम अभी तक तो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे थे। एनिमल्स के हमने कई तरह के जो टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन उनकी जो की जाती है, मतलब उनका जो वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कौन कौन से एनिमल होते हैं। लास्ट जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने यही देखा कि उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो अभी और भी हमारे मेंबर्स जुड़ रहे हैं। सो वेलकम ऑल एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम सोनाली, योर EVS टीचर। ओके, सो हम अब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है इंसेक्ट से रिलेटेड। तो हम इंसेक्ट, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आपके आती ही आती हैं। ये घुमाव फिराव करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इंसेक्ट के बारे में भी इसमें काफ़ी कुछ पूछा जाता है। तो हम आगे देखते हैं इंसेक्ट के बारे में कि क्या बताया गया है। देखिए, इंसेक्ट मैंने एक दिन पूछा भी था आप लोगों से कि बहुत ही सुंदर इंसेक्ट होता है, उसका नाम बताइए। तो किसी ने कहा था कि बटरफ्लाई, और मेरा भी सही बताऊं तो फेवरेट इंसेक्ट जो है वो बटरफ्लाई ही है। बहुत अच्छी लगती है देखने में और बहुत तरह के रंगों में हमको दिखाई देती है। और जहाँ फूल खिले होते हैं वहाँ बटरफ्लाइज आती ही हैं, क्योंकि उनके रस से ये मतलब अपना पेट भरती हैं, पीती हैं। तो वो जो रस होता है उसको नेक्टर कहते हैं। इंसेक्ट लिव इन कॉलोनीज़। इंसेक्ट जो होते हैं वो कॉलोनीज़ में रहते हैं, जैसे हम भी कॉलोनीज़ में रहते हैं। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हम इंसान हैं तो हम कहीं पे भी रह लेते हैं। हमारा भी एक, जहाँ हम रहते हैं वहाँ एक पूरा ग्रुप होती है, सोसाइटी होती है, हमारी एक कॉलोनी होती है। उसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं ये भी ऐसे अलग थलग नहीं रहते हैं कि कोई इंसेक्ट कहीं रह रहा है, कोई दूसरा इंसेक्ट कहीं और रह रहा है। इस तरह से नहीं होता है। इंसेक्ट जो हैं सब साथ में ही रहते हैं और एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं, मतलब मिलजुल कर। इनका भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही समझिए, संगठन, ये मिलजुल कर काम करने वाले होते हैं। तो दीज ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज देयर फेलो मेट्स एंड अदर थिंग्स मोस्टली थ्रू देयर स्मेल और बाय स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिक्रेशन नोन एज। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बीज और स्किल वॉर्म्स, एंट, इनको आपने देखा होगा। खासकर एंट का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप घर में कहीं फर्श पे थोड़ा सा चीनी गिरा दीजिए या कोई भी मीठी चीज़ गिरा दीजिए जिसपे कि एक एंट जो है जिसको अट्रैक्शन हो। आसपास में आपको अगर कहीं एंट दिखती है अपने घरों में, या आप किचन में भी देखते होंगे कभी कभी कि किसी किसी जगह आप देखते हैं कि वहाँ पे एंट बहुत ज़्यादा आती है। तो आप अपने घर में कहीं पे भी थोड़ा सा कुछ स्वीट चीज़, कुछ चीनी या कुछ भी मीठा, शहद थोड़ा सा गिरा दीजिए, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ इकट्ठा हो जाएंगी, एंट्स जमा हो जाएंगी बहुत सारी। और आप ये भी देखिएगा कि जो एंट्स रहती है ना वो बिल्कुल लाइन से आएंगी, मतलब बिल्कुल एक के पीछे एक। ऐसा नहीं है कि कोई एंट जो है वो कहीं और से आ रही है, कोई कहीं और से आ रही है, ऐसा नहीं होता है। वो कैसे चलती हैं, एक के पीछे एक लाइन बनाकर चलती हैं। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो एक स्पेसिफिक स्मेल
या स्पेसिफिक सिक्रेशन जिसको कहा जाता है, उस स्मेल को कहा जाता है सिक्रेशन, एक अलग तरह की एक गंध या उनका एक स्मेल, उसको वो छोड़ती हुई जाती हैं, जिसके कारण एक चींटी ने जब वो छोड़ा तो दूसरी चींटी भी उसके पीछे पीछे चलती है, फिर वो भी छोड़ती है तो उसके पीछे वाली चींटी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और चींटियों को आपने देखा होगा कि वो एक के पीछे चलती जाती हैं, और जो भी आपने अगर चावल के दाने रखे हैं या चीनी के दाने रखे हैं, वो उसको क्या करती है, अपने पीठ के ऊपर रखती है या मुंह में दबाती है, और चल चल के वापस फिर उनका एक मतलब पाथ डिसाइडेड रहता है कि इस रास्ते से मुझे वापस कहाँ जाना है, अपने जो हमारी कॉलोनी जो है, जो एंट की जो कॉलोनी होती है, जो उनका बिल होता है जहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ वो चले जाते हैं। तो वो इस तरह से ही जा पाते हैं क्योंकि वो जो गंध होती है, स्पेसिफिक जो सिक्रेशन होता है ना, उसके थ्रू ही वो पहचान पाते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है हमें। तो जो इंसेक्ट होते हैं, पहली उनकी जो है कि उनकी सोसाइटी होती है और वो कहाँ रहते हैं, कॉलोनी में रहती हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया। बड़ा ध्यान रखिए कि इन तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये घुमा फिरा के आपको पूछे जाएंगे, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे। तो इंसेक्ट कॉलोनी में रहते हैं और वो एक अलग तरह की क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, मतलब एक स्मेल छोड़ते हैं, एक गंध छोड़ते हुए चलते हैं, जिससे कि पता चलता है कि हाँ दूसरी चींटी को कि मुझे इसके पीछे पीछे जाना है। तो वो गंध के थ्रू जाते हैं और वो उसी तरह से जाते हैं और जा कर के उस जगह तक पहुंचते हैं जहाँ पे उनको कुछ भी खाने की चीज़ें मिल रही हैं। उसको फिर वो अपने ऊपर ले लेते हैं और ले करके उसको ढो ढो करके लाते हैं अपने बिल में। तो ये जो चींटियाँ होती हैं ये लेबर्स होती हैं, मतलब ये कोई मेन जो चींटी होती है वो नहीं रहेगी, जिसको हम रानी चींटी कहते हैं, क्वीन एंट होती है, एक किंग होता है और बहुत सारे उसके क्या होते हैं, लेबर्स होते हैं, सोल्जर्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये लेबर्स और सोल्जर्स जो हैं ये क्या काम करते हैं, लेबर जो हैं ये जहाँ कहीं पे भी कुछ खाने की चीज़ गिरती है, इनका सारा दिन यही काम होता है कि ये जाती हैं, उसको उठाती हैं और अपनी कॉलोनी के अंदर जो सेक्शंस बने होते हैं वहाँ पे वो रखती है। ठीक है, तो एंट में भी इसी तरह से होता है, बी में भी इसी तरह से होता है, और स्किल वॉर्म्स भी होते हैं कई तरह के, वो भी इसी तरह से सेम प्रोसेस उनका भी होता है। आप देखिएगा कि बीज भी होती हैं, वो भी उड़ती हैं झुंड में एक दूसरे के साथ उड़ेंगी और फिर वापस कहाँ आती हैं, उनका जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो बी हाइव कहते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी एक कॉलोनी जैसा ही रहता है, उसमें अलग अलग छोटे छोटे चेम्बर्स बने होते हैं। उन चेम्बर्स में वो शहद जमा करती है और जमा करके उसको क्या करती है कि बंद कर देती है। उनके मतलब जो मुंह रहता है उसमें एक आपने वैक्स जैसे मोमबत्ती होती है ना, उसी तरह वैक्स टाइप का एक चीज़ होती है, जिससे कि क्या करते हैं वो जो छोटे छोटे चेम्बर्स बने होते हैं उनमें शहद जमा करने के बाद उन चेम्बर्स को उस वैक्स नुमा जो पदार्थ उनका निकलता है उससे उसको सील कर देती हैं ताकि वो शहद गिर ना जाए। इसलिए कभी जिन लोगों ने भी शहद का छाता देखा होगा, मधुमक्खी का जो छाता होता है, जिन लोगों ने भी वो देखा होगा तो वो जानते रहेंगे कि वो छोटे छोटे उसमें चेम्बर्स बने रहते हैं और 6 कोने वाले रहते हैं, बड़े सुंदर दिखते हैं दिखने में, और उसमें उन वो क्या करते हैं, पैकिंग करके रखते हैं। तो जब उस पैकिंग को तोड़ करके जो शहद वाले जो होते हैं जो बेचा करते हैं वो उसको तोड़ के लाते हैं और उसको दबाते हैं, तो वो जो उनकी पैकिंग होती है वो निकल जाती है और उसमें से शहद निकल आता है। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारी मधुमक्खियाँ उसके अंदर भी रहती हैं, वो भी मारी जाती हैं जब शहद का छत्ता तोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होता है। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं, बीज होती हैं, वो कहाँ रहती हैं, अपने बी हाइव में रहती हैं, मधुमक्खी के छत्ते में रहती हैं। इंसेक्ट और भी जो बहुत तरह के इंसेक्ट्स हैं वो सब कहीं ना कहीं अपना एक ग्रुप बना के रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। उसके बाद है कि मॉस्क्यूटो। अब मॉस्क्यूटो भी एक इंसेक्ट है जो हमारा बहुत नुकसान करता है, बहुत तरह की बीमारियां देता है। क्या आप कुछ बीमारियों के नाम मुझे लिख के दे सकते हैं, मलेरिया को छोड़ के? मलेरिया तो सबको पता है, मलेरिया के अलावा मॉस्क्यूटो से और क्या क्या डिजीजेस होते हैं, क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, मच्छर के काटने से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ये अब आपको बताना है। मैं आप लोगों के मैसेज का वेट कर रही हूँ, थोड़ा सा लेट आता है मैसेज, तो आप लोग को ये बताना है
कि जो मॉस्किटो हैं इनके काटने से मलेरिया को छोड़कर मलेरिया के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो मच्छर के काटने से होती हैं। ये नाम आप लिखिए, आपको जितने मालूम है आप लिखिए, 1 लिखिए, 2 लिखिए। तो बहुत सारी बीमारियां आजकल मच्छरों के काटने से भी हो रही हैं। तो जो मॉस्किटोज़ होते हैं, मॉस्किटोज़ रिकॉग्नाइज बाय स्मेल ऑफ बॉडी। मॉस्किटो जो होते हैं, देखिए आप कभी भी आप चलते फिरते रहिए, मॉस्किटो आपको नहीं काटेंगे। हाँ, एक रूपाली जी ने लिखा है डेंगू, हाँ डेंगी इंग्लिश में कहा जाता है और डेंगू हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। तो दैट्स राइट आंसर है। तो डेंगू होता है, चिकनगुनिया भी होता है, एक तरह की बीमारी है ये भी, जो कि मच्छर के काटने से होती है, ठीक है। उसके बाद जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो हम अगर कहीं बैठ जाते हैं जाके तो वो हमारे आसपास देखिएगा कि मंडराने लगते हैं, घूमने लगते हैं, और थोड़ी देर मंडराने के बाद वो आके हमें काटते हैं। अगर हम चलते फिरते रहेंगे या रूम में कोई नहीं है तो वहाँ मच्छर नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ उनकी ज़रूरत है नहीं, वहाँ तो उनको मिल ही नहीं रहा है कोई स्मेल। तो ये क्या करते हैं, स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं, बॉडी के स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं। और कई बार होता है किसी किसी को ज़्यादा मच्छर काटते हैं, ये भी होता है। तो वो बॉडी के स्मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको हो सकता है कि वो बॉडी की स्मेल ज़्यादा आ रही हो या उनको वो अच्छी लग रही हो, तो इसके कारण वो उस पर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक न्यू मेंबर आज हमारे साथ जुड़ी हैं, प्रज्ञा जी, हाँ उन्होंने भी डेंगी लिखा है। वेलकम प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा लग रहा है नए मेंबर जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें कोई देख रहा है, सुन रहा है, और अगर आपका लाइक मिलता है तो और भी हमारा उत्साह बढ़ता है कि हाँ हमें पसंद ही किया जा रहा है। और आप लोगों को अगर और कोई इसमें टॉपिक लगता है कि अगर छूट रहा है तो वो मैं आगे और भी कवर कराऊंगी। अभी एनिमल का तो और भी पार्ट आने वाले हैं, ये इतने आसानी से ख़त्म नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ है जो मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके पढ़ा रही हूँ, ताकि एक साथ आप बहुत प्रेशराइज ना हो और छोटे छोटे टुकड़ों में उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। जब आप समझ पाएंगे ना तो वो आपको याद रहेंगे, और याद रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा करके दे। तो इसमें देखिए आपको बिल्कुल क्लियर कट मैं बता दूं, जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब पहचानते हैं बाय स्मेल ऑफ बॉडी। वो बॉडी की स्मेल से पहचान लेते हैं कि यहाँ मुझे आज ब्लड मिलने वाला है, तो वो वहाँ आकर के क्या करने लगते हैं, मंडराने लगते हैं। नमस्ते प्रज्ञा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग जुड़ रहे हैं, थोड़ा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अभी न्यू क्लासेस हैं, अभी धीरे धीरे सबसे बॉन्डिंग बनेगी और अच्छा लगेगा जब आप रेगुलर मुझे कमेंट का करके जवाब देते रहेंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो ऐसे देखा जाए तो ये चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, एनिमल्स, क्वेश्चन तो बहुत आते हैं और इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बहुत कुछ जानने को है। और वैसे भी नॉलेज जो है कभी आप लेते रहिए, कभी ख़त्म नहीं होगा, इसमें और डीप में जाएंगे तो और बहुत कुछ मिलेगा। तो जो मॉस्किटोज़ हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी की वो स्मेल पहचानते हैं और स्मेल के थ्रू वो चले जाते हैं और क्या करते हैं, इंसानों को काटते हैं। जानवरों की स्मेल पहचानते हैं, देखिएगा जानवरों के आसपास भी बहुत घूमते हैं, तो जहाँ से भी उनको ब्लड का जो है पूर्ति हो जाती है वो वहाँ से अपनी पूर्ति कर लेते हैं। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ, इसमें लिखा हुआ नहीं है बट मुझे अभी ध्यान में आ गया, तो जो मेल जो मॉस्किटोज़ होते हैं और फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं, तो फीमेल, आप पता होगा आपको ये चीज़ कि फीमेल एनाफिलिस जो होती है उससे ही मलेरिया होता है। तो जो फीमेल जो मॉस्किटोज़ होते हैं वही खून पीती हैं, ब्लड वही पीती हैं। जो मेल मॉस्किटोज़ होते हैं वो खून नहीं पीते हैं। एकदम क्लियर कट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मेल होते हैं वो पेड़ पौधों के रस को चूस करके ज़िंदा रहते हैं, और जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं सिर्फ वही ब्लड पीती हैं, ठीक है, तो वही खून पीती हैं। तो ये आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए था, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने आपको इसलिए भी बता दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक आप लोग को एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ कि जो इंसेक्ट होते हैं बेसिकली वो कहाँ रहते हैं, कॉलोनीज़ में रहते हैं, और वो अपना एक स्पेशल क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, या जिसको स्मेल आप कह सकते हैं, गंध कह सकते हैं, वो छोड़ते जाते हैं, जिसके कारण उनके और जो साथी रहते हैं वो उनके पीछे पीछे लाइन से आते हैं, वो एक दूसरे को उसी तरह से फॉलो करते हैं, और फिर वो अपनी कॉलोनी में वापस आ जाते हैं। जब उनको कोई खाने की चीज़ मिल जाती है तो वो वापस आ जाते हैं कॉलोनी में, ठीक है। और मॉस्किटोज़ जो हैं वो जो ह्यूमंस होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके स्मेल से उनको अट्रैक्ट होते हैं वो, और तब जाके उनको काटते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें आपको पिक्चर शो हो रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। पिक्चर इसीलिए रखा जाता है ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान में रहें, आप अच्छे से देख पाएँ कि इसमें सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्रीन आपको थोड़ा सा सरफेस दिखाई पड़ रहा है जो फर्स्ट पिक्चर है, और इस ग्रीन सरफेस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी चींटियाँ चल रही हैं, कुछ पत्ते उन्होंने रखे हुए हैं अपने ऊपर, और ये उनको ढो करके लेके जा रही है ज़मीन के अंदर। अंदर आप देखिएगा कुछ अलग अलग चेम्बर्स बने हुए हैं, कुछ अलग अलग छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं। उसमें आप इजीली पहचान सकते हैं कि रानी जो चींटी है वो नीचे बैठी हुई है, जो हमारी क्वीन है ना, जो एंट की जो क्वीन है। इनमें एक क्वीन रहती है और उस क्वीन की ही बहुत चलती है, वो जैसा कहती है उसी तरह से ही काम होता है। और जो ऊपर आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी और जो ग्रीन सरफेस पे आप देख रहे हैं पत्तियां ढो करके लेके जो जा रही हैं, वो सब क्या हैं, लेबर्स हैं, है ना। वो लोग क्या हैं, मजदूर चींटी हैं, वो मजदूरी करती हैं। समझिए कि वो भार ढो करके ला रही है। मजदूर हम क्या समझते हैं, जो भार ढो करके लाते हैं, कुछ इस तरह के काम करते हैं जो कि एक मालिक नहीं कर रहा है, नौकर जो काम कर रहे हैं, उस तरह के समझिए ये होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भी खाने की चीज़ें मिलती हैं, पत्ते वगैरह भी ज़रूरत होती है इन लोग को रख के ढक के रखने के लिए, कोई चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए, रखने के लिए, ढकने के लिए, तो ये पत्ते वगैरह भी लाते हैं। देखिएगा आप कभी कभी ये पत्ते भी इकट्ठा करके ले जाती हैं। फिर उनका अलग अलग चेम्बर होता है, कहीं पे ये चावल, इनको मालूम होता है कि कहाँ चावल रखना है, कहाँ चीनी रखना है, ये डिवाइड करके रखती हैं सेक्शंस। और खाने की चीज़ें ये क्या करती हैं, अपने इस चेम्बर में अलग अलग जगह जमा करती जाती हैं। आप देख सकते हैं कि एक चेम्बर में ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है, एक में कुछ ब्लैकिश ग्रेश टाइप का कुछ दिख रहा है, एक में वाइट वाइट वाले तो हैं अंडे, वो अंडे हैं, तो अंडे भी देते हैं। तो अंडे का एक अलग सेक्शन होता है, जो उनका फूड सेक्शन है वो अलग होता है। कुछ लीव्स, सूखे लीव्स भी होते हैं, ग्रीन लीव्स भी होते हैं, तो उनके लिए अलग सेक्शंस बांट दिए जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो ये एंट्स होती हैं ये अपने कॉलोनी में रहती हैं, और इस तरह का इनका कॉलोनी दिखाई देता है ज़मीन के अंदर, इस तरह का होता है। हम तो खोदेंगे तो हमें बस दिखाई देगा मिट्टियों का ढेर है। तो ये एक एंट की कॉलोनी आपको शो हो रही है। जस्ट इसके बगल में आप देखेंगे कि 4 पिक्चर्स हैं ABCD करके, तो इनमें कुछ लकड़ियों पे छेद हैं जो कि किसने किए हैं, टर्माइट ने किए हैं। टर्माइट मीन्स दीमक, ठीक है। तो लकड़ी की चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा ख़राब कौन करता है, दीमक करता है। दीमक जो है वो लकड़ियों को क्या कर जाता है, चाट जाता है, पूरा खा जाता है, उसको अंदर से खोखला कर देता है। तो आप सभी जानते हैं कि उसमें कुछ मेडिसिन डाली जाती है लकड़ियों के फर्नीचर में, जिससे कि टर्माइट्स जो हैं उसमें नहीं लगते हैं। तो अगर लग जाते हैं तो देखिए वो लकड़ी का क्या हाल करते हैं, उसमें पूरा छेद कर दिया इन्होंने, और वो लकड़ी क्या हो जाती है, अब मजबूत नहीं रह जाती है, बल्कि क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे आप देखेंगे कि छोटे छोटे हिल्स दिख रहे हैं। ये टर्माइट का जो घर होता है, कॉलोनी होती है, ये वो है। ये ऊंचे ऊंचे इस तरह से बाम्बियाँ सी बना लेते हैं और उनमें रहते हैं, ठीक है। तो ये लकड़ियों पर जब छेद करते हैं तो ऊपर जो आपको 4 पिक्चर्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का दिखाई देता है। ये टर्माइट का काम है ये किया हुआ, और नीचे जो मिट्टी के जो बाम्बियाँ सी बनी हैं ये भी दीमक के हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ पिक्चर शो हो रहे हैं, बहुत सारी उसमें टर्माइट्स बनी हुई हैं। तो ये टर्माइट्स जो हैं ये क्वीन है, सबसे बड़ी वाली आप देखेंगे कि क्वीन है, और बीच में जो एक है ये किंग है, और जो क्वीन के बगल में एक वाइट सी छोटी सी दिख रही है वो सेकेंडरी क्वीन है। अगर बड़ी क्वीन को कभी कुछ हो जाता है, वो मर जाती है, तो ये जो सेकेंडरी क्वीन है ये उस क्वीन की जगह ले लेगी। तो एक सेकेंडरी क्वीन भी वो बना के रखते हैं। जैसे होता है ना कि भाई स्कूल में हम जाते हैं तो देखते हैं कि एक मॉनिटर है, उसके साथ साथ एक सेकंड मॉनिटर भी बना के रखते हैं कि भाई अगर वो मॉनिटर एब्सेंट होता है तो उसके जगह पे जो सेकंड मॉनिटर है वो उस दिन मॉनिटर बन के काम करेगा। तो इस तरह से ये जो क्वीन, मेन जो प्राइमरी क्वीन जो है, ये बेसिकली पूरा काम संभालती है, वो उसके ऑर्डर पे सब कुछ चलता है। देन उसके बाद क्या होता है कि अगर उसको अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाता है तो सेकेंडरी जो क्वीन रहती है वो पूरा कार्यभार संभाल लेती है, वो उसका राज दरबार जो है उसको संभाल लेती है। एक किंग होता है, और फिर बाकी जो है ना ये सोल्जर्स हैं, वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, इस तरह से इनके डिवाइड होते हैं। कुछ इस तरह के काम करने वाले होते हैं, ये अलग अलग तरह के कामों को इनको बांट दिया जाता है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और पिक्चर के थ्रू आप समझेंगे एक एक चीज़ तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट एंट कॉलोनी आपने देखा, सेकंड हमने देखा कि एक दीमक जो है उसने लकड़ियों का किस तरह से हाल किया है, खोखला कर दिया उसको पूरी तरह से।
फिर नीचे एक हमने टर्माइट का हिल देखा है और जो उसकी कॉलोनी होती है। देन हमने देखा कि जो टर्माइट्स होते हैं उसके इसी तरह से बी के भी टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है आपको एंट हो गए, बी हो गए, इसी तरह से उनके भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपको पिक्चर्स देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि अब किनकी बारी आने वाली है। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत लोगों को पसंद होती है, बर्ड्स घर में पालते भी हैं। तो ये अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो बर्ड्स के लिए ही है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से कि आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है, जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। आपके फेवरेट बर्ड का नाम आप बताइए। जैसे मैं अपने बर्ड का नाम बता देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है पीकॉक, मुझे बहुत पसंद है। उसी तरह से क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, नेशनल बर्ड है हमारा, और बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप लोगों को क्या पसंद है, आप लोगों भी मेरे साथ शेयर करिए कि आपको कौन सा बर्ड पसंद है। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरे साथ, और फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। प्रज्ञा जी का तो आ गया पीकॉक। यस, पीकॉक मुझे भी बहुत पसंद है प्रज्ञा जी, और मैं सेम टू सेम, सेम पिंच प्रज्ञा जी, आपको भी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बहुत ब्यूटीफुल होती है पीकॉक देखने में। और पीकॉक में ये होता है कि जो फीमेल होती है वो थोड़ी सुंदर नहीं होती है, वो अगली होती है, उसके जो रंग बिरंगे पंख नहीं होती है। जो मेल होते हैं वो बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, जो हम देखते हैं कि पंख पसार के हैं, दे ऑल आर मेल, मतलब वो नर होते हैं जो सुंदर होते हैं, और जो मादा होती है उनके पंख नहीं होते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, बर्ड में आप पहचान इसी तरह से कर सकते हैं कि कौन सा फीमेल है और कौन सा मेल है। तो जो मेल बर्ड होता है वो ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है फीमेल से, फीमेल थोड़ी कम ब्यूटीफुल होती है। तो इस तरह से आप पहचान इनकी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। बर्ड्स है बोट शेप बॉडी। अब ये बर्ड की जो बॉडी है उसके बारे में हम बताएंगे आपको कि उसका बॉडी किस तरह का होता है, शरीर कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है। तो बर्ड्स है बोट शेप्ड बॉडी, उनकी बोट की तरह, नाव के आकार की, मतलब नुकीली, सामने से नुकीली और फिर थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, ऐसी उनकी बॉडी का शेप होता है। उनके हॉलो बोन्स होते हैं, मतलब हड्डियां जो होती हैं अंदर से खोखली होती हैं। इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है। विंग्स एंड विंग्स एंड फेदर्स टू हेल्प इन फ्लाइंग। जो उनके विंग्स होते हैं और फेदर्स होते हैं वो फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। देखिए, कई लोग विंग्स और फेदर में भी कंफ्यूज होते हैं कि विंग्स क्या होते हैं और फेदर क्या होते हैं। तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जो विंग्स होते हैं वो उनके पंख होते हैं जिनको कि वो हिलाते हैं, और फेदर उनमें जो चिपके हुए जो रोएदार बाल जैसे होते हैं, जिनको हम पर कहते हैं, छोटे छोटे जो वो लगे होते हैं, वो कहे जाते हैं फेदर। ठीक है, तो विंग्स को वो हिलाते हैं, बहुत सारे फेदर से मिलकर के विंग तैयार होता है। ठीक है, और इनके बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं। ये हेल्प करते हैं फ्लाइंग में। इट सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। ये कहाँ बैठते हैं, आपको सभी को पता है कि ये शाखाओं पर बैठते हैं, पेड़ों की डालियों पर बैठते हैं। इट्स क्लॉज, मतलब इनके पंजे, आर मेड सो दैट इट हेल्प इज ग्रेस्पिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। उनके जो पंजे जो होते हैं वो देखिएगा थोड़े मुड़े हुए से रहते हैं, है ना, ताकि उनकी पकड़ जो है वो डालियों पर बनी रहे। बर्ड्स हैव फिक्स्ड आई पोजीशन, सो इट in order to see in different direction, birds move their neck in different direction. Among all the birds, owl has maximum capacity to rotate its neck. अब आगे हम बताते जाएंगे इसमें, तो यहीं तक अभी रुकते हैं। देखिए, जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो बॉडी होती है वो बोट के शेप की होती है, नाव के आकार की होती है। वो इसलिए होती है कि वो हवा को चीर करके उसको उड़ना होता है। अगर सामने बहुत ज़्यादा चौड़ा रहेगा उसका बॉडी तो वो हवा को चीर नहीं पाएगी। तो
अच्छा, रूपाली जी ने लिखा है राजहंस। अच्छा अच्छा, राजहंस, हाँ बहुत सुंदर होती है राजहंस, वाइट कलर की होती है। राजहंस बहुत सुंदर दिखती है, बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, राइट, वो भी बहुत सुंदर होती है। तो देखिए पक्षियों की जो बॉडी होती है वो बोट शेप की होती है, नाव के आकार की होती है, ताकि जब भी वो उड़ें तो हवा को चीरते हुए चले जाएं और आराम से उड़ के हवा को चीर के आगे बढ़ जाएं। अगर वो चौड़ा सामने का पोर्शन रहेगा ना तो वो उड़ नहीं पाएंगे, वो हवा को चीर नहीं पाएंगे, तो उनकी स्पीड अच्छी नहीं बनेगी, वो सही से नहीं उड़ पाएंगे। और जो बर्ड्स होते हैं उनका बॉडी हमेशा कैसा होता है, थोड़ा सा हल्का होना ज़रूरी है ताकि वो हवा में उड़ पाएँ। अगर वो हमारी तरह रहेंगे तो वो हवा में नहीं उड़ पाएंगे, तो इसलिए उनकी शरीर कैसा होता है, किसी भी तरह से उनको हल्का होना चाहिए बॉडी, ताकि वो ईजिली हवा में उड़ सकें। तो उनकी हड्डियाँ इसलिए खोखली होती हैं। और पंख और पर होते हैं जो उड़ने में क्या करते हैं, उसके मदद करते हैं और वो पेड़ों पर जा कर के बैठते हैं। कैसे बैठ पाते हैं वो, हमको अगर कोई बोलेगा पेड़ पे जाके ऐसे हाथ पकड़ के बैठो तो हम नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि हमारे जो बनावट है शरीर की इस तरह की नहीं है और हम काफ़ी हैवी बॉडी वाले हैं। तो हमारी बनावट और बॉडी हैवी होने के कारण हम चिड़ियों की तरफ उसमें डालियों पर नहीं बैठ पाएंगे। एक तो इतना वेट हो जाएगा कि डालियाँ झुक जाएंगी, तो उनका एक क्या होता है, बॉडी का वेट काफ़ी कम होता है, तो पतली पतली डालियों पे भी आप देखिएगा कि वो झूलती रहती हैं और आराम से उड़ती हैं क्योंकि लाइट वेट होती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है पक्षी के लिए, चिड़िया के लिए, बर्ड के लिए, कि उनका लाइट वेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये पेड़ की शाखाओं पर बैठता है, इसके पंजे जो इस तरह से बनते हैं कि पेड़ की शाखाओं को ग्रेस्पिंग कर सके, पकड़ बना के रख सकें। फिर है बर्ड की जो आई पोजीशन रहती है, देखिए हमारी कैसी है, आई जो है बिल्कुल सामने है, हमारी आंखें कैसे बिल्कुल सामने हैं, लेकिन जो बर्ड्स की आईज होती हैं वो इस साइड होती हैं। ये जो साइड है, इस साइड पे हमारे बर्ड्स की आईज होती हैं। अब इससे फ़ायदा उनको क्या मिलता है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ, कि हमारा आँख जो है बिल्कुल हम सामने जब देखते हैं तो किसी एक चीज़ को एक टाइम पे हम देख पाते हैं, एक समय में हम क्या करते हैं, कोई एक चीज़ देख पाते हैं। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनकी आँखें दो तरफ रहती हैं, इस साइड और इस साइड रहती, इस तरह से रहती हैं, सामने नहीं होती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो दोनों साइड का देख सकती हैं, तो उनको ये फ़ायदा होता है। तो ये अंतर होता है कि हमारा आँखों का जो जगह है हमारी बॉडी में और जो पक्षियों का आँखों का जगह है वो अलग अलग होता है। मतलब उनका जो आँखें जो है हमारी एक पोजीशन में रहेंगी, सामने की ही चीज़ें हम देख पाएंगे। अगर हम साइड की चीज़ें देख रहे हैं तो दोनों आँखें हमारी क्या करेंगी, साइड की चीज़ें ही देखेंगी, इस साइड देखेंगे तो इस साइड ही देखेंगे, तो दोनों आँख एक साथ ही देखती है। लेकिन पक्षियों को क्या होता है, ये बेनिफिट होता है कि उनकी दोनों आँखें दो डायरेक्शन को देख सकती हैं। तो ये उनका एक तरह से खासियत है उनकी, कि वो अपनी गर्दन को अलग अलग दिशा में घुमा करके और पीछे तक का पूरा देख सकती हैं। और इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो आता है, कि आउल जो है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है अपने नेक को राउंड कर लेने की, घुमा लेने की। ठीक है, जो आउल होता है वो पूरी तरह से 360 डिग्री, मतलब पूरी तरह से यहाँ से लेके पूरा ऐसे घूम के एक चक्कर, और वो अपनी गर्दन को घुमा सकता है। ये आउल की क्या होती है, खासियत होती है। क्लियर हो रहा है आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद वाला भी जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं छोटे छोटे, तो इनको ध्यान दीजिए। हम सोचते हैं कि अरे छोटे छोटे लाइन तो है, नोट्स में बने हुए हैं, ध्यान नहीं देते, बट इसमें से पूछे जाते हैं। तो जो आउल है वो 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमाने की क्षमता रखता है, उतनी उसकी कैपेसिटी होती है। और जो मैना होती है, एक मैना चिड़िया आप देखे होंगे, तोता मैना बोलते हैं ना, तो वो जो मैना चिड़िया होती है, तो वो मैना भी क्या करती है, अपने गर्दन को 1/4 घुमा लेती है बैक में, 4 तक, मतलब आधा ऐसे करके, हम जैसे पूरा नहीं घूम पाते ना, वो बहुत तेज़ी से झटके से आगे पीछे कर लेती है अपने गर्दन को। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं, तो बड़ा ध्यान से इसको याद रखिए। आउल की कैपेसिटी होती है 360 डिग्री, वो अपने नेक को घुमा सकता है, और मैना जो है बहुत ही तेज़ी से, झटके से अपनी गर्दन को क्या कर सकती है, आगे पीछे कर सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको प्लीज़ आप ध्यान से देखिए, ताकि आपको बहुत बेनिफिट मिले एग्ज़ाम में, और मैं चाहती हूँ आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। तो ये एक बार रिपीट कर देती हूँ कि बर्ड के पास जो है वो बोट नेक बॉडी होती है, उनकी जो बोन्स होते हैं दे आर हॉलो, वो हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं,
उनके पंख होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं, उनके क्लॉज की बनावट इस तरह से होती है कि वो ब्रांचेस को होल्ड कर सकते हैं, ग्रेस्प कर सकते हैं, कोई चीज़ को पकड़ने के लिए उनकी जो पंजे हैं इस तरह से बने हुए होते हैं। पक्षी की आंखें जो हैं अलग अलग दिशाओं में देख सकती है, टू डिफरेंट डायरेक्शन दे सी, है ना, वो देख सकते हैं 2 डिफरेंट डायरेक्शंस में। जो बर्ड है उनके पास ये फ़ायदा है। उसके बाद जो आउल होता है वो 360 डिग्री अपने नेक को घुमा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि मैना जो है बहुत झटके से अपने गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। तो आई थिंक आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो एक थम्स अप शो कर दें कि आपको सब कुछ क्लियर है। मैं छोटी चीज़ भी इसमें इंक्लूड करती जा रही हूँ ताकि आगे जब हम MCQs करेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा आंसर देने में। तो आप लोग जितने लोग जुड़ते जाएंगे, क्लास करते जाएंगे, आप सभी को ये याद रहेगा तो MCQ करने का मज़ा भी आएगा। आपको लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा था, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आप MCQ सोचेंगे कि अरे चलो मैराथन कर लिया, MCQ कर लेते हैं फटाफट, मैडम PYQ करा रही हैं वो कर लेते हैं। तो ये ऐसा मत करिए, आप लेसन को भी पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कई बार होती हैं जो 20 से उठा करके दे दी जाती हैं एग्ज़ाम में। अब जब बर्ड्स की ही बात चल रही है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बर्ड्स कैसे रहती हैं। तो कुछ बर्ड्स जो हैं वो पेड़ों पे घोंसला बनाती हैं, कुछ बर्ड्स जो हैं वो ज़मीन पे भी बनाती हैं घोंसला, कुछ पत्थरों पे भी बनाती हैं, तो कुछ देखिए लकड़ी में छेद करके भी बनाती हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह, कुछ है पत्तियों से भी बनाती है, पेड़ों में तो बनाती हैं पर वो पत्तियों को यूज़ करके बनाती है, लटके हुए से रहते हैं उनके घोंसले। तो आप जो फर्स्ट देख रहे हैं वो है गौरैया, स्पैरो। वो पेड़ों पे, झाड़ियों पे, छोटे ऊंचे ऊंचे जो झाड़ियाँ होती हैं जहाँ पे लोग इजीली पहुँच नहीं सकते हैं, इस तरह की जगहों पर क्या करती है, अपने घोंसले बनाती है। वो घास फूस लेती है, घास फूस से घोंसले बनाती है। सेकंड आप देख सकते हैं पिक्चर, इसमें जो आपको पिक्चर सभी को क्लियर शो हो रहा होगा। तो सेकंड जो है वो है वुड पैकर, मतलब कटफोड़वा। तो ये कटफोड़वा जो होता है ये बहुत ही, मतलब इसका जो बीक होता है, इसकी जो चोंच होती है ना, ये बहुत मजबूत होती है। और ये मतलब मजबूत से मजबूत पेड़ के जो तने होते हैं ना, उनमें भी ये छेद कर देता है। वो छेद करके उनमें जो कीड़े रहते हैं उनको खा लेता है। जो छोटे छोटे कीड़े, कहीं कहीं देखिएगा आप पेड़ों में गैप्स रहते हैं, उनमें छोटे छोटे कीड़े, दीमक लगे होते हैं, कई तरह के छोटे छोटे और भी तरह के इंसेक्ट्स होते हैं, तो उनको ये खाता है। उसका मेन फूड यही होता है। तो वो, उसकी चोंच इसी तरह से ही बनी हुई है और वो उसको मतलब ठोक ठोक के उस लकड़ी में छेद कर देता है। तो देखिए ये जो कटफोड़वा आपको दिख रहा है, वुडपेकर जो दिख रहा है, इसके 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो कि होल से झांक रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये होल भी इसी ने बनाया होगा। तो ये इनके जो बीक्स होते हैं, चोंच होते हैं, ये बहुत मजबूत होते हैं। देन उसके बाद हम देख सकते हैं पीकॉक है। पीकॉक ने झाड़ियों में अंडे दिए हुए हैं। वो उड़ सकता है, पीकॉक उड़ता है, बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ता है, फिर भी उड़ता है वो काफ़ी, मतलब पेड़ों में तो उड़ के चला जाता है। और थोड़े घोंसले ये अपने नीचे ही बनाता है, बहुत ऊपर इनके घोंसले नहीं देखे जाते हैं। प्राय ये मतलब घास के अंदर में इस तरह से जगहों पर, छुपे हुए जगहों पर अपने घोंसले बनाता है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पत्ता है, उसमें एक छोटा सा बच्चा, पॉकेट सा बना हुआ है जिसमें एक छोटा सा बच्चा है और उसकी जो माँ चिड़िया है वो उसको खाना दे रही है। वो टेलर बर्ड है, सबसे फेमस बर्ड के नाम से वही है जो सबसे मतलब स्पेशल बनाती है घोंसला, टेलर बर्ड। देखिए ऐसा लग रहा है कि उसने क्या किया हुआ है, पत्तों को सिलाई करी हुई है। आप बड़े ध्यान से अगर उसको देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें सिलाई की गई है पत्तों में धागे से, जबकि ये क्या है, घास को ही इस तरह से चोंच में डाल करके और उसमें पत्तियों में फंसा करके घोंसले तैयार करती है। जो इतने स्पेशल घोंसले होते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। तो टेलर बर्ड जो है ये बहुत फेमस है अपने घोंसलों के लिए और बहुत वाकई में बहुत सुंदर इसका घोंसला होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वल्चर हैं। वल्चर हमेशा बहुत ऊंची जगह पर अपना जो घोंसला है वो बनाते हैं। बहुत सारे पेड़ रहेंगे, उनमें जो सबसे ऊंचा पेड़ होगा, थोड़ा सा ऐसा पेड़ होना चाहिए जो थोड़ा सूखा सूखा सा हो, जिसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ ना हो, खुली खुली जगह हो, वैसे जगह ये। और थोड़े सुनसान से जगह में मोस्टली ये रहते हैं, एकदम भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हैं और ऊंची जगहों पे अपना घोंसला बनाते हैं। ये बहुत अच्छे शिकारी होते हैं, आपको पता ही है। नेक्स्ट है आपका कौवा, क्रो। तो जो क्रो होता है ये अपना घोंसला बड़े बड़े पेड़ों में बनाता है। नॉर्मल इसका घोंसला रहता है जैसे झाड़ पत्तियों से बनता है, घास फूस ये सब चीज़ों को लेकर के वो बनाता है अपना घोंसला। और इसके घोंसले में जो है कोयल अपना अंडा देती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बचपने में हमने पढ़ा भी था कि कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। तो ये राइट है बिल्कुल, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है,
वो अंडे कौवे के घोंसले पर दे देती है। ठीक है, तो उसके बाद आपको डक दिखाई दे रहा होगा। डक भी नीचे ही घोंसला बनाती है ऑब्वियस है, क्योंकि ये उड़ती नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा उड़ती है, ज़्यादा ऊपर उड़ती नहीं है, तो पेड़ों पे नहीं बनाती, नीचे ही अपना घोंसला बनाती है। और सबसे लास्ट जो है, जो सबसे सुंदर मुझे लगता है, वो है वीवर बर्ड का घोंसला, मतलब बया। ये बर्ड भी बहुत प्यारी सी सुंदर सी होती है, स्पैरो जैसी ही साइज़ की होती है, बट येलो कलर की होती है। और इसके घोंसले लटक लटक के पेड़ों में दिखाई देते हैं, लटके हुए से ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बल्ब्स लटक रहे हैं, बहुत सुंदर लगता है। और एक साथ ज़्यादातर ये देखती हूँ मैं, जो बबूल के पेड़ होते हैं ना, उनमें ये लगे रहते हैं और बहुत सारे एक साथ झूलते रहते हैं और बहुत शोर मचाते हैं ये चिड़िया। जब शाम का समय होता है, ये वापस आते हैं घरों को, तो बहुत शोरगुल करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं और उनके जो घोंसले होते हैं ये भी बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो मैंने आपको पिक्चर से दिखा दिया। अब देखते हैं कि जो घोंसला है उसके बारे में इसमें क्या बताया जा रहा है। डिफरेंट बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन देयर ओन वे। अलग अलग जो बर्ड्स हैं, हमने खुद देख लिया अभी पिक्चर में कि अलग अलग जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं, अलग अलग तरह के नेस्ट बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के नेस्ट बनाते हैं अलग अलग बर्ड्स। बुलबुल यूज बुशेस विथ ड्राइड ग्रास एंड हेजेस। जो बुलबुल होती है वो क्या करती है, जो झाड़ियाँ होती हैं उनको लेती है, बुशेस मतलब झाड़ियाँ, सूखी हुई जो घास होती है उसको लेती है। हेज, जो ये घास के टुकड़े उकड़े पड़े होते हैं, हेज, उनको लेती है। टू मेक नेस्ट, वो अपना क्या करती है, घोंसला बनाने के लिए। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, तो इसको बड़ा ध्यान से इसको भी पढ़िए। रॉबिन नेस्ट इज़ मेड अप ऑफ सॉफ्ट ट्विग्स, मतलब सॉफ्ट डालियाँ, कोमल कोमल जो डालियाँ, नई नई डालियाँ निकलती हैं, उनसे रॉबिन अपना घोंसला बनाता है। रूट्स से बनाता है, वुल से बनाता है, हेयर, कॉटन, वुल एंड ग्रास। तो ये आप समझ रहे हैं कि सारी चीज़ें बहुत सॉफ्ट हैं। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ कि जो रॉबिन का नेस्ट होता है उसमें सॉफ्ट ट्विग्स, ट्विग्स मतलब होती है छोटी छोटी टहनियाँ, डालियाँ जो बहुत ही कोमल होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो छोटे छोटे और सॉफ्ट जो ट्विग्स होते हैं उनको लेती है, रूट्स लेती है, वुल लेती है, हेयर्स लेती है, बाल, जैसे बाल वाल कहीं दिख जाता है तो उसको भी वो ले लेती है, कॉटन वुल लेती है, ग्रास लेती है। ये सारी चीज़ें देखिए आप, बिल्कुल सॉफ्ट चीज़ें हैं। जितने का भी मैंने आपको नाम बताया तो आप समझ सकते हैं कि इसका नेस्ट कितना सॉफ्ट बनता होगा, कितना मुलायम इसका घोंसला होता होगा। तो रॉबिन्स नेस्ट इज़ वेरी सॉफ्ट इन नेचर। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी दिमाग में रखिएगा, हो सकता है कभी पूछा जाए कि किस पक्षी का घोंसला सबसे सॉफ्ट होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो रॉबिन होती है उसका घोंसला सबसे मुलायम नर्म होता है, क्योंकि वो यूज़ ही इस तरह की चीज़ें करती है, सॉफ्ट ट्विग्स यूज़ करती है, रूट्स, वुल, हेयर, कॉटन, वुल, ग्रास, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करती है। रॉबिन्स नेस्ट इज़ वेरी सॉफ्ट नेचर, उसका बहुत ही सॉफ्ट नेचर का नेस्ट होता है। क्रो मेक इट्स नेस्ट यूजिंग वायर, वुड, ग्रास एंड ट्विग्स एंड इट मेक नेस्ट हाई अप ऑन द ट्री। ये क्या करता है, जो क्रो होता है ये बहुत ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है, और ऊंचाई पर घोंसला बना करके ये मतलब तार मिल जाता है तो तार रख लेता है, उसमें लकड़ियाँ रखता है, घास रखता है, टहनी मतलब मोटी लकड़ियाँ भी रखता है और पतली लकड़ियाँ भी रखता है। मतलब इसका आप समझ सकते हैं कि काफ़ी मजबूत भी होता होगा और उतना सॉफ्ट नहीं होता होगा, थोड़ा हार्ड होता होगा। तो ये बनाती हैं। इसी तरह से जो कबूतर होते हैं, पीजन होती हैं, इनका भी आप घोंसला ज़रूर देखते होंगे क्योंकि पीजन बहुत दिखाई पड़ती हैं। तो इनके घोंसले भी, उनको जो मिल जाता है लकड़ियों के टुकड़े वगैरह, वो सब छोटे छोटे टहनियों को वो जमा करते जाते हैं और उससे अपना घोंसला बनाते हैं। तो इसमें मेन जो है वो पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो रॉबिन होती है उनका जो घोंसला होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। और जो क्रो होता है उसके घोंसले में कोयल अपना अंडा देती है, और क्रो जो होता है वो बहुत ऊंचाई पर अपना घोंसला बनाता है। ये इसका मेन टॉपिक इसमें था। देन नेक्स्ट है जो और भी घोंसले के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि और भी जो घोंसले होते हैं, जैसे चील, पतंग, गिद्ध, ठीक है, पतंग, चील हो गए, गिद्ध हो गए, बाज हो गए, ये सब कैसे होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, मतलब ये शिकार करते हैं। तो इनको कैसा चाहिए, बहुत ऊंचा चाहिए जगह जहाँ से ये क्या कर सकें, नज़र रख सकें। तो ज़्यादातर देखिएगा जो चील होते हैं, चील हो गए, गिद्ध हो गए, बाज हो गए, जो ये शिकारी पक्षी हुए, है ना, ईगल, काइट, वल्चर, ये सब क्या होते हैं, इनकी जो आईसाइट होती है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट। बहुत आईसाइट इनकी क्या होती है, तेज होती है, बहुत तेज दृष्टि रखते हैं ये। और
ये ऊंचाई पर रहते हुए नज़र रखते हैं नीचे, और आसानी से क्या करते हैं, नीचे देख पाते हैं, क्योंकि इनकी आई साइट कैसी होती है, बहुत तेज़ होती है। तो ज़्यादातर ये क्या करते हैं, घोंसले जो हैं बहुत ऊपर बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी बड़ा ध्यान से आप देखिएगा कि दीज बर्ड्स हैव 4 टाइम्स बेटर विज़न देन ह्यूमन। इनका जो विज़न होता है, मतलब इनकी जो देखने की जो ताकत होती है, ये इंसानों से 4 गुना बेहतर होती है। आप सोच सकते हैं, हमको लगता है कि हम तो बहुत अच्छा देख लेते हैं, हमको तो सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन हमसे 4 गुना ज़्यादा बेटर ये देख सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा अच्छा ये देख सकते हैं। इनकी जो आई साइट होती है ये हमसे 4 गुना बेहतर होती है। तो इसको बहुत याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है, जो आप देखे होंगे कि कई बार आपने देखा होगा कि एक खासकर उसमें जो बफेलोज होते हैं, भैंसे जो होते हैं, भैंसों के, गायों के शरीर पर देखिएगा कि बहुत सारी चिड़िया छोटी छोटी आकर के बैठती है और वो खाती रहती है हमेशा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या करते हैं, वो भैंस आराम से बैठी रहती है और जो चिड़िया रहती है उसके पीठ पर बैठ के कुछ कुछ खाती रहती है। तो ये काम जो है, इस काम को करने से फ़ायदा ये होता है, वो कभी भी देखिएगा भैंस गुस्सा नहीं करती है, उसको भगाती नहीं है इसमें, क्योंकि वो भैंस का भी फ़ायदा हो रहा है। जो भी भैंस है या गाय भी के ऊपर भी बैठते हैं, तो जिस भी तरह का जो भी एनिमल है उसके ऊपर आके कुछ कुछ बर्ड्स लोग बैठते हैं और कुछ कीड़े वगैरह खाते रहते हैं। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि जो वो एनिमल है जिसके ऊपर की बर्ड बैठी हुई है, वो एनिमल को फ़ायदा होता है कि अगर उसके शरीर पे कुछ कीड़े चल रहे हैं तो वो कीड़े हट जाते हैं, और बर्ड को फ़ायदा ये होता है कि उसका पेट भर जाता है। तो ये काम जो है, ये क्या होता है, एक तरह से म्यूचुअली उनको क्या करता है, बेनिफिट देता है ना। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, आपसी उनका एक समझौता रहता है कि भाई मैं तुमको कुछ नहीं बोलूँगा, तुम आराम से बैठ के मेरे पीठ पे कीड़े खा लो, और वो आराम से बैठ के वो कीड़े खाता रहता है, ये भी उसको कुछ नहीं बोलता, उसका पेट भर जाता है, इसके कीड़े साफ हो जाते हैं। तो एक पंथ दो काज हो जाता है कि वो खाता है तो और दोनों का, इसका पेट भी भर जाता है, उसके कीड़े भी साफ हो जाते हैं। तो ये एक एन एग्रेट बर्ड एक होती है चिड़िया, एग्रेट बर्ड उसको कहा जाता है। सिट ऑन द बॉडी ऑफ कैटल, कैटल मतलब मवेशी, कोई भी जानवर, जैसे कि मैंने आपको भैंस का एग्जांपल दिया, आप देखेंगे गाय, बड़े बड़े जो जानवर होते हैं उनके ऊपर आके बैठते हैं वो। सच काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। ये क्या होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, मतलब इसको कहा जाता है सहजीवी संबंध। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा गया भी है ये। वेयर बोथ ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, ये इसमें क्या होता है कि दोनों को फ़ायदा होता है। मैंने आपको बताया ना कि इसके कीड़े भी साफ हो जाते हैं, वो भी फ़ायदा हो गया, और इसका पेट भर जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इन दोनों को ही क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें आप इनमें जो दोनों पॉइंट मैंने आपको बताए, एक ईगल का आई साइट, ईगल, काइट, वल्चर, इनके जो आई साइट होते हैं ये हमसे 4 टाइम्स ह्यूमन से बेटर होते हैं, ज़्यादा, हमसे 4 गुना ज़्यादा बेहतर होते हैं, ठीक है। और सेकंड आपका जो है, ये एर्गेट बर्ड जो है, ये क्या करती है, कैटल के बॉडी पर बैठती है और कीड़े खाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। मतलब परस्पर जो उनको आराम मिल रहा है, एक दूसरे से वो फ़ायदा ले रहे हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। इसको बड़ा ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, क्योंकि इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो आगे है मैमल्स, स्तनधारी। मैमल्स के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर से थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि इसमें मैमल्स के बारे में भी कुछ और जो एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा जो पता चलती हैं, मैं सारा कुछ नोट करती जा रही हूँ कि जो मैमल्स होते हैं उनके शरीर पर हमेशा क्या होंगे, बाल होंगे, हेयर ऑन देयर बॉडी सरफेस, मेमोरी ग्लैंड होते हैं उनके, विजिबल ईयर होते हैं, और ब्रीथ थ्रू लंग्स, पोजेस, और 4 चैम्बर्स इनके हार्ट के होते हैं, ठीक है। मैमल्स जैसे हम इंसान हैं, हमारे भी 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम मैमल हैं। मैमल जितने भी होते हैं स्तनधारी, जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये अंडे नहीं देते हैं, ये बच्चों को जन्म देते हैं। अच्छा, एक बर्ड का आप नाम बता, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं ना, कि एक बर्ड का आप नाम बताइए जो अंडे नहीं देती है, जो बच्चों को जन्म देती है। एक बर्ड का आपको नाम बताना है जो अंडे नहीं देती है, वो बच्चों को जन्म देती है, उसका नाम आपको बताना है। मैं थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ आपका।
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया, मैसेज थोड़ा देर से भी आ रहा है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। तो उसका नाम मैं आप लोग को बता देती हूँ कि उसका नाम है बैट, मतलब चमगादड़। जो चमगादड़ होते हैं वो अंडों को जन्म नहीं देते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। उनके अंडे नहीं होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। इसलिए वो बर्ड्स होते हुए भी उनको वो जो है वो अंडे नहीं देते हैं, वो स्तनधारी माने जाते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरह से हाँ, रूपाली जी ने लिखा है बैट। यस, राइट आंसर रूपाली जी, कि जो बैट होता है वो बच्चों को जन्म देते हैं। बैट मतलब चमगादड़। चमगादड़ अंडे जन्म नहीं देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। आगे हम एक बार और इसको भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर के बारे में इसमें बताया गया है। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। टाइगर हैज़ ग्रेट सेंस ऑफ साइट। जो बाघ की जो आंखों की जो ताकत होती है, आई साइट जो होती है, बहुत तेज होती है। इट कैन सी 6 टाइम्स बेटर देन ह्यूमन एट नाइट। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या कह रहा है कि ये ह्यूमन से 6 टाइम्स बेटर, 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है, बट नाइट में। कब देख सकता है? रात में। ये रात में हम इंसानों की तुलना में 6 गुना बेहतर देख सकता है, इसलिए ये रात को अक्सर शिकार पे निकलते हैं। टाइगर कैन मूव इट्स एयर इन डिफरेंट डायरेक्शन, कैच इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ साउंड। ठीक है, ये बाघ जो है क्या कर सकता है, आवाज़ की दिशा में अलग अलग अपने कानों को घुमा सकता है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, मतलब इसके कान भी बहुत तेज होते हैं। ठीक है, टाइगर्स आर एबल टू मेक आउट डिफरेंट बिटवीन माइनर साउंड। बाघ छोटी छोटी आवाज़ों में भी अंतर करने में सक्षम होते हैं, मतलब उनको ये पता रहता है कि ये किस जानवर की आवाज़ हो सकती है और दूसरी कोई आवाज़ सुना तो ये किस जानवर की आवाज़ हो सकती है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने की ताकत जो है वो एक बाघ में बहुत ज़्यादा होती है, टाइगर में बहुत ज़्यादा होती है। ह्यूमन से ये 6 टाइम्स बेटर देख सकता है एट नाइट, और जो सुनने की ताकत होती है वो भी इसकी बहुत ही तेज होती है। ये अलग अलग दिशाओं से आने वाली आवाज़ों को पहचान सकता है और अंतर कर सकता है आवाज़ों में भी। टाइगर मेक डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस, और बाघ जो है अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग आवाज़ भी निकालते हैं। कभी कभी ये गुर्राते हैं, गर्जना करते हैं, कभी कभी ये खर्राटे लेते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग आवाज़ करते हैं। और इसकी जो आवाज़ होती है, ये भी आपको बता दूं कि इसकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि 3 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ जाती है। सोचिए कितना तेज़, 3 किलोमीटर दूर तक इनकी आवाज़ जो है वो पहुंच जाती है, बहुत तेज़ आवाज़ होती है। ठीक है, इट्स रोर, रोर मतलब गर्जना करना, दहाड़ना। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, मतलब 3 किलोमीटर दूरी तक इनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया। हर टाइगर का अपना एक ओन एरिया होता है, अपना खुद का एक एरिया होता है। एंड दे मेक देयर एरिया बाय यूरिन। वो यूरिन करते हैं और मूत्र द्वारा वो अपने एरिया को क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी एनिमल्स हैं, आपने डॉगीज़ को भी देखा होगा, तो वो अपने एरिया में फिर किसी और को आने नहीं देते हैं। वो इस तरह से कर देते हैं कि यहाँ पे बस मेरा एरिया है। तो इस तरह से वो अपने यूरिन से क्या करते हैं, उस एरिया को मतलब प्रतिबंधित कर देते हैं। वहाँ कोई दूसरा अगर आ जाता है तो फिर वो उसको खदेड़ कर भगा देते हैं। उसी तरह से हाथी और डॉल्फिन, ये जो एनिमल्स हैं इनके बारे में मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ये अब कल का रहेगा, तो आप लोग ज़रूर मेरे साथ जुड़िएगा कल भी, क्योंकि देखिए आप लोगों का जुड़ना ही मेरे लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप जवाब देते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एक हमारे तरफ से भी जो एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हैं, मैं जो एफ़र्ट्स आप लोगों के लिए लगा रही हूँ, मुझे लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं, मुझे ये लगता है कि आप इन्जॉय करके पढ़ें, उस चीज़ को आप खुशी से पढ़ें। बर्डन लेकर के आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि आप देखिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें इस पर पता चलती है। मुझे तो एनवायरनमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसीलिए है कि इसमें हमको नेचर के बारे में इतनी कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं। और जब हम एक टीचर हैं, जब हम आगे बच्चों को पढ़ाएंगे तो उसको भी हम इसी तरह से एंजॉय करके पढ़ाएंगे, उनको मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। तो मैंने पिक्चर्स भी इसीलिए आपको दिखाया ताकि आप लोग को याद रह सके। तो ये पिक्चर्स जो है ये होते ही इसलिए हैं, दिखाए इसलिए जाते हैं आपको कभी भी बच्चों के देखिएगा बुक्स में भी। ये एज अ टीचर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि आप आगे चल के एक भावी टीचर बनने वाले हैं। तो जो बच्चों की बुक्स में भी देखिएगा बहुत सारे पिक्चर्स इसीलिए शो होते हैं। वो क्या करते हैं, पिक्चर्स जो हैं हमको याद रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अब हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे, और आगे जो है हम हाथी के बारे में कल देखेंगे और डॉल्फिन के बारे में हम देखेंगे।
फिर हम कुछ घरेलू वर्ग के जो जानवर होते हैं उनके बारे में देखेंगे, कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं, और इस तरह से आगे जो हमारा है कि जो एनिमल्स के थ्रू हमारा कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो डाउनलोड करने के लिए जो है अभी नोट्स आप लोगों को कुछ दिन बाद मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा दिन आपको वेट करना है, अभी ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो आप लोग अपने अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते रहिए, डायरी और पेन आप लेके बैठते ही हैं साथ में। तो अब जो है आप लोगों को फीडबैक बताना है कि भाई ये तो हमारे पीजीटी टीजीटी के कोर्स हैं तो ये आपको मालूम ही है, और आप अपना फीडबैक जो है मुझे शो करेंगे अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के, और वहाँ थम्स अप शो करिए, लाइक करिए, बताइए आपको और किस टॉपिक पे आपको चाहिए लेक्चर, तो मैं उसके लिए तैयार करूँगी। वैसे तो मैं सारा कुछ कवर अप कर ही रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सारा कुछ इसमें मैं एक साथ धीरे धीरे करके सारा कुछ बता दूं, ताकि जब आप MCQs करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। सो थैंक्स टू ऑल, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा करके, बहुत मज़ा आता है, और मुझे इंतज़ार रहता है कि कब शाम हो तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो थैंक्स टू ऑल, और ज्वाइन करते रहिए ताकि मुझे अच्छा लगे आप लोगों के साथ